सो अब तक हमने 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर लिए, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। अगला प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर कि पहले कमांड आएगा कि डायरेक्शन आएगा। तो आप ध्यान रखना, जैसे सी और डी का फर्क है, सी पहले आता है डी बाद में आता है, इससे आपको ध्यान रहेगा कि यूनिटी ऑफ कमांड पहला प्रिंसिपल है, यानी चौथा प्रिंसिपल है, डायरेक्शन पांचवा प्रिंसिपल है, उल्टा नहीं है ये। यूनिटी ऑफ कमांड विल बी फोर्थ प्रिंसिपल्स एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विल बी फिफ्थ प्रिंसिपल, राइट। ऐसे ही आपको ध्यान हो जाएगा। होता क्या है यूनिटी ऑफ कमांड, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये प्रिंसिपल जो दिमाग में आया है फ्यूल के, ये आया मिलिट्री की तरफ से। जैसे मिलिट्री में एक रूल होता है कि आपका एक ही कमांडर होगा, एक ही बॉस होगा आपका, बिल्कुल ये प्रिंसिपल वही बोलता है कि आपका काम करवाने के लिए या कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए या कुछ छुट्टी चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपको, तो आपको सिर्फ एक बॉस को फॉलो करना है। द मोमेंट आपके अगर एक से ज्यादा बॉस होंगे तो आपके काम के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि किसकी मानूं, क्या मैं बॉस जो मेरा अमेरिका में बैठा उसकी मानूं या मेरा इंडिया में बैठा उसकी मानूं। मान लो आपकी कंपनी है, एक एमएनसी है जो इंडिया में भी काम करती है और अमेरिका में भी काम करती है, राइट। तो एक आपका अमेरिका में मैनेजर है और आपका इंडिया में मैनेजर है, आप किसकी मानोगे? ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो फ्योल ने क्या बोला था, जब भी आपके बॉस दो होंगे, ध्यान रखना दो होंगे, तो आपके अंदर कंफ्यूजन आएगी कि मैं किसका काम मानूं। आप कंफ्यूज ही रहोगे। मान लो अमेरिकन ने बोला आप एक्स काम करो, इंडियन ने बोला आप वाई काम करो, ना आप एक्स पे ध्यान दे पाओगे ना आप वाई पे ध्यान दे पाओगे। तो ये एक प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि वन पर्सन शुड बी कमांडेड बाय वन पर्सन ओनली, राइट। सिंगल पर्सन सिंगल बॉस, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। अगला प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सटेंशन है। क्या मतलब है? ये तो पक्की बात है कि आपका एक बंदा एक ही बॉस होगा, राइट। उसके बाद एक्सटेंशन इसके अंदर ये है कि जितने भी आपके बंदे होंगे उनका गोल एक ही होगा। क्या मतलब है? मान लो एक प्लानिंग मैनेजर है, उसके अंदर एक बंदा काम कर रहा है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसके अंदर एक बंदा काम कर रहा है। इन दोनों का बॉस, मार्केटिंग वाले बंदे का बॉस मार्केटिंग वाला मैनेजर होगा, प्लानिंग वाले बंदे का बॉस प्लानिंग वाला मैनेजर होगा, लेकिन ये चारों मिलके बेसिकली एक ही गोल की तरफ काम करेंगे, अपनी कंपनी की सेल को बढ़ाने के लिए। तो क्या मतलब हुआ? एक बंदा, उसका एक बॉस, उस बॉस का एक प्लान, वही दूसरा बंदा, दूसरा बॉस, उस दूसरे बॉस का वही प्लान वाला प्लान। तो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव एक ही होगा। तो सिंगल पर्सन सिंगल बॉस अगर बोला जाता है तो उसका मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड। सिंगल पर्सन सिंगल बॉस के बाद सिंगल प्लान बोला जाता है तो उसका मतलब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सटेंशन है। यूनिटी ऑफ कमांड में सिर्फ बॉस की बात की गई है, सिंगल बंदा सिंगल बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बॉस के बाद सिंगल प्लान की बात भी की गई है। ठीक है बच्चा, आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान केस स्टडी आती है। बस ये याद रखना है आपको, सी पहले आएगा डी बाद में आएगा, ये याद करने का तरीका है। बाकी वर्ड कॉमन है, यूनिटी कॉमन है, ऑफ कॉमन है, कमांड और डायरेक्शन है, कमांड पहले आएगा डायरेक्शन बाद में आएगा। कमांड का एक्सटेंशन डायरेक्शन है। कमांड बोलता है एक बॉस एक बंदा, डायरेक्शन बोलता है एक बंदा एक बॉस एक प्लान। तो एक एक्सटेंशन है प्लान की इसके अंदर, ठीक है जी। आपको उस प्लान की तरफ ही डायरेक्शन जाना है आपकी। ये नहीं है कि आपका आज मान लो मैंने प्लान कर दिया कि बीएसटी में आपको 100% मार्क्स दिलवाने हैं, ठीक है। बीएसटी में 100% मार्क्स दिलवाने हैं, लेकिन आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बीएसटी का नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव मेन है बेस्ट ऑफ 4 के अंदर आपको 95% मार्क्स दिलवाने हैं, राइट। तो इसमें क्या है, जब बीएससी की बात करेंगे तो हेमंत सचदेवा आपका बॉस है, जब अकाउंट्स की बात करोगे तो कोई अकाउंट्स का टीचर आपका बॉस है। तो यहां पे वो यूनिटी ऑफ कमांड हो रहा है कि बीएसटी की प्रॉब्लम हेमंत सॉल्व करेगा, अकाउंट्स की प्रॉब्लम अकाउंट्स का टीचर सॉल्व करेगा। लेकिन जब हम पूरे प्लान की बात करेंगे यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम दोनों की डायरेक्शन, चाहे वो अकाउंट्स का टीचर हो चाहे वो बीएससी का टीचर हो, दोनों की डायरेक्शन क्या है कि आपके बेस्ट ऑफ 4 में मार्क्स बढ़वाने हैं। तो दैट विल बिकम ना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की हम तीनों की एज ए स्टूडेंट तुम्हारी, अकाउंट्स वाले टीचर की, हेमंत सचदेवा एज ए बीएससी टीचर की, इन तीनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स 12th में अच्छे मार्क्स दिलवाना है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। सोच लो मैंने क्या बोला है, याद हो जाएगा। अगला 2 प्रिंसिपल कवर कर दिए। अगला सबऑर्डिनेशन, ये सबऑर्डिनेट नहीं है, सबऑर्डिनेशन है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स जनरल इंटरेस्ट। क्या मतलब है इसका? नाम से तो इतना बेकार लग रहा है, इतना बड़ा नाम क्यों दिया है? I got irritated with the Fayol's principle. इतना बड़ा नाम देने की क्या जरूरत है, कुछ और दे देता। एनीवेज दे दिया तो याद तो करना ही पड़ेगा हमें, एनसीईआरटी तो हमें करनी है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है हमें। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट का और एक कंपनी का इंटरेस्ट का, ठीक है,
उस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड कर दिया जाएगा और कंपनी के इंटरेस्ट को देखा जाएगा। सुना है आपको? दोबारा बोलता हूं, ये कोरोना का एग्जांपल ले लेते हैं। कोरोना में क्या है जनरल इंटरेस्ट? जनरल इंटरेस्ट कोरोना में क्या है कि हमको महामारी नहीं फैलानी, राइट। और इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या आ रहा है? अगर महामारी नहीं फैलानी तो मेरे बंदों की नौकरी जा रही है, बंदे खाली बैठ गए हैं, गरीब मजदूर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं चल पड़ा, दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है। यानी ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मोदी जी ने बोला छोड़ दो, आपको एक जनरल इंटरेस्ट देखना है। ये थोड़ा एक कोरोना के ऊपर एग्जाम्पल दे दिया मैंने। एनीवे सही एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? मान लो मैंने बॉस को बोला सर ऐसा है, मेरे को छुट्टी चाहिए 2 दिन की, मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट है। मैंने बोला, उसने कहा छुट्टी ले ले, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तेरी छुट्टी तू लेगा। लेकिन हुआ क्या, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हो गया कि कोई फॉरेन से क्लाइंट आने वाला था, ठीक है। तो क्लाइंट जो आने वाला था तो मेरे बॉस की तबीयत खराब हो गई, राइट। ही गॉट इंजर्ड और ही हैज सम लेग फ्रैक्चर, कुछ भी हो गया उसको, अब उसकी तबीयत खराब हो गई। तो मेरे बॉस ने मुझे फोन किया, ऐसा है हेमंत मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मैं तो बीमार बैठा हूँ हॉस्पिटल में, अब क्लाइंट भी आ रहा है। उस टाइम तो मैं था तो मैं कवर कर पाता, मैं तो आ नहीं पाऊंगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट को साइड पे रख के, मतलब साइड पे रख के मतलब थोड़ा लेट पहुंचाना वहां पे, आपको पहले फॉरेन का क्लाइंट को आपको देखना है, ठीक है। तो आपको अपनी छुट्टी या तो हाफ डे में कन्वर्ट करो या पूरी छुट्टी पूरा काम में कन्वर्ट करो, आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं देखना। वो जो कंपनी के लिए काम लेके आएगा, एक कंपनी का जनरल इंटरेस्ट है, आपको वो देखना है। मैं अगर उसको मना करता हूं तो आई विल बी डेफिनेटली इन हिज बैड बुक्स, राइट। और मैं उसको और मना करता हूं, ठीक है, अगर मैं उसको और मना करता हूं तो डेफिनेटली मेरा कल को प्रमोशन रुक जाएगा और मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट, देखो जनरल सोचूंगा मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं आएगा, क्लाइंट क्या सोचेगा क्योंकि मैं अकेले ही काम संभालने वाला हूं, मेरे बॉस को एक्सीडेंट हो चुका है। तो मेरे को यहाँ पे अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो मैंने छुट्टी ली थी, मांगी थी, उसको मेरे को डिले करना पड़ेगा, या मैं इवनिंग में जाऊंगा या मैं रात को लेट पहुंचूंगा, अपनी फैमिली को बोल दूंगा नहीं मैं कंपनी का काम करके ही आऊंगा। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हेमंत सचदेवा का जो इंटरेस्ट छुट्टी का था उसको उसने कैंसिल करके कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में कंपनी का इंटरेस्ट पहले देखा। क्लियर है? क्लियर हो गया आपको? तो 2 एग्जांपल दिए मैंने, पर्सनल दिया मैंने कोरोना के ऊपर और अभी मैंने दिया कंपनी के ऊपर। इट हैज द सेम मीनिंग। जब भी एक जनरल इंटरेस्ट फॉलो होगा उस टाइम आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ना ही पड़ेगा। रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर, इसका क्या मतलब है? बहुत आसान चीज है। कोई भी बंदा काम करता है, नौकरी क्यों करता है? किसी ना किसी रेम्युनरेशन के लिए, कंपनसेशन बोल लो, सैलरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसलिए बंदा नौकरी करता है, ठीक है जी। मेरे को सैलरी चाहिए, वो सैलरी मेरे लिए रेम्युनरेशन है, ठीक है। सैलरी मुझे फेयर मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए, जितना मैं काम करता हूं उतना मिलना चाहिए। दैट फ्योल ने, इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है। साथ में उसने एक एडिट चीज और जोड़ दी कि आपको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, राइट। लेकिन सैलरी अच्छी मिलने का मतलब ये नहीं है कि सैलरी इतनी अच्छी मिल जाए कि आपके बिजनेस के प्रॉफिट से ऊपर चली जाए, ये नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? मतलब बैलेंस होना चाहिए। आप अच्छा काम करोगे सैलरी मिलेगी, लेकिन जितनी आपकी एक वैल्यू है मार्केट में उससे ऊपर नहीं देनी। उससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो जाता है। क्या मतलब, एग्जांपल देता हूं, अगर आपको ध्यान हो, हमारी कंपनी, हमारी एयरलाइंस है किंगफिशर एयरलाइंस है, आपको पता है बर्बाद हो चुकी है। इस किंगफिशर एयरलाइंस ने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। क्या मतलब है? मान लो उस टाइम एक पायलट था, उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, जनरल मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है, हर एयरलाइंस 1 लाख रुपए दे रही है। इस माशे ने क्या किया, इस माशे ने 1.5 लाख सैलरी दे दी, 1.5 लाख सैलरी दे दी, ठीक है। जब इसने वो सैलरी 1.5 लाख दे दी, ठीक है, तो इसने क्या किया, एक तरह से 50,000 कॉस्ट इसने अपनी कंपनी की बढ़ा दी, राइट। जब कंपनी की 50,000 कॉस्ट बढ़ा दी, मान लो इसके पास करीब करीब 50 पायलट है, राइट। अभी मैं एग्जांपल से पायलट का दे रहा हूं, उसने हर बंदे की सैलरी 50% फालतू रखी अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो 50 पायलट की सैलरी में 50 लाख का अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो ये 2500,000 यानी 25 लाख उसका हर महीने का लॉस था। अगर वो मार्केट वैल्यू में चलता तो उसको 25 लाख सेविंग होती। ऐसे ही करते 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 हर जगह उसने यही किया है। जब हर जगह उसने यही किया तो अल्टीमेटली जाके वो एयरलाइंस डूब गई। डेफिनेटली वो पायलट तो खुश हुआ, इनिशियल पीरियड में पायलट बहुत खुश हुआ कि मेरी सैलरी लोगों से 50,000 ऊपर है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखोगे इसका, इस पायलट के पास आज की डेट में 3 साल से नौकरी नहीं, तो दोनों नुकसान है। ये फ्योल ने बोला था सैलरी बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू से अगर ऊपर आप सैलरी देते हो
तो आपकी कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे आपकी कंपनी को नुकसान होगा और लॉन्ग टर्म में उस पायलट को, उस वर्कर को भी नुकसान होगा। ये प्रिंसिपल बोलता है देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द सैलरी ड्रॉन बाय एम्प्लॉई एंड अ प्रॉफिट, यानी आपको ये कॉन्फ्लिक्ट दूर करना है, बैलेंस बना के रखना है। क्लियर बच्चों? पॉज कर लो, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फास्ट नहीं आना हमने, पॉज करो अपना, आपके हाथ में है आपके वीडियो, ठीक है। अगला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अगर आप सोचोगे, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक है लोकल गवर्नमेंट। क्या मतलब है इसका? एक तरफ बैठे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें कौन कौन आते हैं? डिफेंस मिनिस्ट्री आती है, होम मिनिस्ट्री आती है, प्राइम मिनिस्टर आता है, ठीक है। फिर नीचे आओगे स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसमें क्या आता है? चीफ मिनिस्टर आता है। फिर नीचे आओगे, उसमें फिर एमसीडी के मेयर वगैरह आ जाते हैं। तो ये 3 तरह की हमारे यहाँ गवर्नमेंट है। ऐसे क्यों डिवाइड किया हुआ है? वो इसी प्रिंसिपल को लेके डिवाइड किया। क्या मतलब है? उसमें ये इस प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप हर चीज को अपने पास नहीं रखोगे, हर पावर को अपने पास नहीं रखोगे, आपको अपनी पावर को नीचे डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम पूरा नहीं होगा। अगर मोदी जी को हम एग्जांपल लेता हूं, मैं, मोदी टॉप पे हैं, सेंट्रलाइज लीडर है वो, ही इज अ सेंट्रल मिनिस्टर, वो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है वो, ठीक है। आप सोचो, अगर वो हमारे गली में पार्क है, उसको ठीक करवाना है, अगर हमारी गली में पार्क है, उसको ठीक करवाना है, वो पार्क ठीक करवाने के लिए क्या मोदी को कंप्लेंट करूंगा? नहीं, मोदी जी को हम कंप्लेंट करेंगे कोई डिफेंस की प्रॉब्लम हो, कोई होम मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम हो, कहीं पे फॉरेन ट्रेड की प्रॉब्लम चल रही हो, देन ओनली ही विल सी दोज वर्क व्हिच इज वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया, ठीक है। छोटी चीजों के लिए हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, तो कुछ काम आपको सेंट्रलाइज रखना पड़ता है, वेरी क्रिटिकल अर्जेंट काम आप सेंट्रलाइज रखोगे, एक मैनेजर अपने पास ही रखेगा, सारे काम वो बोले उसके डिसीजन। लेकिन छोटे मोटे काम वो डिसेंट्रलाइज कर देगा, रूटीन काम, उसकी पावर छोटे बंदों को दे देगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मुकेश अंबानी, ठीक है। अब मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी जो है, क्या तुम्हें लगता है बॉम्बे में बैठा हुआ है, उसके करीब करीब 3 या 4 लाख एम्प्लॉय होंगे, क्या सारी एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम मुकेश अंबानी देख रहा होगा? नहीं। मुकेश अंबानी क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि मेरे को इंडिया में कितने अपने कंपनी चलानी है, मेरे को यूएसए में कंपनी कितनी चलानी है, वो ऐसे काम देखेगा, बड़े लेवल के। छोटे लेवल के काम, किसी की सैलरी बढ़ानी है, किसी को स्टेशनरी प्रोवाइड करनी है, किसी को गाड़ी देनी है, ये उसके छोटे मैनेजर देखेंगे। तो उसने अपने जो काम है, सारे काम अपने पास ना रखते हुए कुछ काम उसने नीचे डिसेंट्रलाइज कर दिए, नीचे बांट दिए हैं, उसके डिसीजन भी वो नीचे वाले बंदे लेते हैं, राइट। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। याद रखना मेरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ सेंट्रलाइजेशन देनी है, राइट। इसका मतलब है आपको कंपनी के अंदर दोनों को लेके चलना है। क्रिटिकल काम टॉप लेवल करेगा, नॉन क्रिटिकल काम मिडिल लेवल करेगा या लोअर लेवल करेगा। ये होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। जैसे जैसे जब कंपनी छोटी होगी तो किसी को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, 2 ही बंदे हैं काम करने वाले। आज की डेट में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम द ओनली वन हु इज टीचिंग यू, राइट। तो मैं किसको डिसेंट्रलाइज करूं? किसी को भी नहीं, राइट। हाँ, अगर मेरे और 15 इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, ठीक है, मेरे 20 इंस्टीट्यूट बन गए, या मैंने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया इसके 20 ब्रांचेस बन गए, तो हमको अपना काम डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग मैं कर लेता हूं, उसकी तुम कर लो। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कंपनी में ग्रोथ बढ़ती जाती है, आपको डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ता है। क्लियर बच्चों? मजा आ रहा है? पॉज करो, दोबारा सुन लो, आपको आराम से आ जाएगा। इसी के नोट मैंने यहां डाउनलोड करने के लिए आपको डाल दिए हैं, इसी लिंक के साथ। आपको वो डाउनलोड करना है। एक मैंने एक्सेल शीट बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या है उस एक्सेल शीट में। मैंने वो ओपन कर भी लिया है, ये एक्सेल शीट है। इसमें मैंने कैसे बनाया है, ये बहुत बढ़िया बनाई है, मैंने बड़ा एक्सपीरियंस इसमें कर दिया है। इसमें क्या किया है मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ऐसे नीचे आओगे, ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है जी। इस प्रिंसिपल को मैंने क्या किया, बहुत तरीके से बताया। ये प्रिंसिपल है, इसका मीनिंग क्या है जो समझा रहा हूं आपको मैं, उसके बेनिफिट क्या है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये एग्जाम्पल क्या है इसका, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ये मैंने एग्जाम्पल है नोट कर ली है। तो जितने भी 14 प्रिंसिपल हैं, सबकी मैंने ये शीट बनाई है। ये शीट आप कुछ नहीं करना, आपको डाउनलोड करना है, अपने सिस्टम में देखना है, प्रिंट निकलवाना है, या मैं प्रिंट दूंगा जब क्लास स्टार्ट होगी हमारी, तो आपको ये सारे प्रिंसिपल आराम से दिख जाएंगे। क्लियर है? बहुत अच्छी तरह बनाया हुआ है, वेरी प्रोफेशनल तरीका है। यही एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, आपको यही लैंग्वेज याद करनी है, आराम से हो जाएगी एक बार आपको प्रिंसिपल सारे याद हो गए तो।
क्लियर है बच्चों? क्लियर है? दोबारा देख लो आराम से, मैं और नजदीक ले आता हूं। ठीक है जी, मैं आपको इसके नोट्स मैंने लिंक में डाल दी हैं, आप सिर्फ आपको उसको डाउनलोड करना है और पढ़ लेना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। स्केलर चेन, नाम से लग रहा है स्केलर चेन। ठीक है, दिमाग में जब भी स्केलर चेन लिखा हुआ है याद रखना, स्केलर चेन जब भी आएगा आपको ए बना देना है, ए। ये स्केलर चेन है। क्या मतलब है स्केलर चेन का? स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि आपको किसी के ऑर्डर जो फॉलो करने हैं वो एक चेन के अंदर करने हैं, हायरार्किकल ऑर्डर में करने हैं। आपको अपनी हायरार्की नहीं तोड़नी। क्या मतलब है इसका? जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो ये टॉप बॉस ए है। ठीक है जी, ये टॉप बॉस ए है, मैं आपको एनसीईआरटी का दे देता हूं प्रिंट। हाँ ये टॉप बॉस ए है, इसके नीचे कोई बी बंदा है, इसके नीचे कोई सी बंदा है, इसके नीचे कोई डी है, यहाँ पे ई बंदा है, यहाँ पे एफ बंदा है। राइट, यहां पे पहुंच जाओ आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे बंदे हैं। ठीक है, मान लो मेरे को ई को एच से काम है या आई से काम है, तो नॉर्मल सिचुएशन में ई पहले जाएगा डी के पास, डी भी जाएगा सी के पास, सी जाएगा बी के पास, बी जाएगा ए के पास, ए जाएगा इसके पास, फिर यहां। नॉर्मल सिचुएशन में होगा। इसको बोलते हैं स्केलर चेन। कि आपको कोई भी ऑर्डर लेना हो या कोई रिक्वेस्ट करनी हो या कोई प्रॉब्लम करनी हो, तो आपको एक हायरार्किकल चेन कमांड को फॉलो करना है, उसको बोलते हैं स्केलर चेन। अब सोचोगे इतने में यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, इतना काम का मेरा तो भट्टे बैठ जाएगा। मान लो किसी कंपनी में आग लगी हुई है, मेरे किसी डिपार्टमेंट में आग लग गई। ठीक है, अब मैं ये पूछने के लिए, और मान लो आई बंदे के पास उसकी अथॉरिटी है कि फायर ब्रिगेड को बुलाना है, सपोज एग्जांपल देता हूं, मैं उससे ये पूछने के लिए पहले मैं डी पे पहुंचूंगा, सी पे पहुंचूंगा, बी पे, ए पे, इतने में तो आग लग जाएगी, पूरा स्वाही हो जाएगी कंपनी। तो ये प्रॉब्लम फ्योल ने भी सोची थी। उसने कहा हाँ ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में आपको स्केलर चेन फॉलो करनी है। क्या बेटा? नॉर्मल सिचुएशन में आपको स्केलर चेन फॉलो करनी है। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं इस ए को, अगर आपको सब दिख नहीं रहा तो। ये ए टॉप बॉस हुआ, इसके नीचे बी काम कर रहा है, इसके नीचे सी, फिर डी काम कर रहा है, यहाँ ई काम कर रहा है, यहाँ एफ काम कर रहा है, फिर यहाँ कोई जी बंदा ले लेते हैं, कोई यहाँ एच ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं, के ले लेते हैं। राइट, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। इसको अगर एफ को सी से काम है तो एफ जाएगा पहले ई के पास, फिर डी के पास, फिर सी के पास। एफ को आई से काम है, ये फिर दोबारा जाएगा, एफ जाएगा ई के पास, डी के पास, सी के पास, फिर ये बी के पास, फिर ए के पास, ए जाएगा फिर यहाँ, फिर वो जाके यहाँ से काम निकाल पाएगा। ये है स्केलर चेन। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन बच्चा, इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन मैं यहां पे ई जो है डायरेक्ट जे पे जा सकता है, डायरेक्ट यू कैन गो इन केस ऑफ ओनली इमरजेंसी सिचुएशन। इसको, इस लाइन को, इस सिचुएशन को बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ई जे के पास जा सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में आपको स्केलर चेन फॉलो करनी है, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये जा सकता है। इसी को बोलते हैं गैंग प्लान। वायलेशन ऑफ स्केलर चेन, क्वेश्चन आएगा, वायलेशन ऑफ स्केलर चेन, क्या आंसर दोगे? गैंग प्लान। गैंग प्लान इज वन ऑफ द वायलेशन ऑफ स्केलर चेन। एक नंबर का क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? एक मिनट क्लियर कर देता हूं आराम से, कोई नहीं है, दोबारा वीडियो देखना, सब समझ आ जाएगा। क्लास में और डाउट होंगे, केस स्टडी में क्लास में कवर करूंगा। आगे देखो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑर्डर का क्या मतलब है? जज वाला ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसका भी रिलेशन इससे है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से बताओ? ऑर्डर मतलब क्या होता है? एक चीज को जो एक जगह मिली हुई है, आपको उसी जगह पे वो चीज रखनी है, इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या मतलब है? यानी मैंने दो चीज कवर की हैं इसके अंदर। क्या? एक तो हर चीज के लिए आपको एक जगह बनानी पड़ेगी। यानी बोर्ड के लिए मैंने ये दीवार पे मैंने ये बोर्ड टांग दिया, राइट, इस दीवार में मैंने एक छोटा बोर्ड टांग दिया, राइट, उधर मैंने एक रस्सी टांग दी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैं मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आज ये एक जगह बना ली, मैंने मोबाइल उठाया, बोर्ड हटाया, ऐसे उठा दिया, क्योंकि मैंने जगह बना दी, ठीक है। तो देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, ठीक है। एक मैंने घड़ी की जगह बना ली, मैंने ये व्हाइट बोर्ड का यहाँ पे स्टेशनरी की जगह बना ली मैंने, तो मैंने हर चीज की प्रॉपर एक जगह बना रखी है, ठीक है। अब मैं कल क्लास करने आता हूँ, यहाँ पे कल मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करने आता हूँ, तो मेरे को ऑर्डर फॉलो करना है कि वो चीज उसी जगह पे मिले भी मेरे को। मैंने जगह बनाई, लेकिन कल को
मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने क्या किया, वो मार्कर वहां से हटा दिया, वो बोर्ड हटा दिया, फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, दूर फेंक दिया, तो उसने जगह ही चेंज कर दी, तो ये नहीं होना। पहला पॉइंट, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, राइट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन दैट प्लेस। ये पूरा ऑर्डर फॉलो करता है। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और हर जगह पे उस चीज का होना भी जरूरी है। अगर आप देखोगे हर कंपनी ये चीज फॉलो करती है, कभी भी आप देखो हर कंपनी के अंदर ब्लॉक बने होते हैं, ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर नाम लिखा होता है कि बंदा हेमंत सचदेवा इस ब्लॉक में बैठेगा, पूनम सचदेवा इस ब्लॉक में बैठेगी, शीतल सचदेवा इस ब्लॉक में बैठेगी, तनिष सचदेवा इस ब्लॉक में बैठेगा, नितिन सचदेवा इस ब्लॉक में बैठेगी, कनिका सचदेवा इस ब्लॉक में बैठेगी, केसी सचदेवा यहां बैठेगा एक कैबिन के अंदर। तो ये एक प्लेस बना रखा है हमने, राइट। अब मान लो हेमंत आया, वो कनिका की जगह पे जाके बैठ गया, तो ये भी अलाउड नहीं है, राइट। पहले तो जगह बनाई हेमंत की, तो हेमंत को वहीं बैठना है ताकि कोई बाहर से बंदा आए तो उस बंदे को वही जगह मिले, दिखे उसको, तो टाइम वेस्ट ना हो इसके अंदर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ये तो जगह की बात हुई। हाँ, एक और पॉइंट इसमें ऐड किया गया, उसने कहा है कि भैया आपको ये भी फॉलो करना है कि मैनेजर का काम मैनेजर ही करे, चपरासी का काम चपरासी ही करे, क्लर्क का काम क्लर्क ही करे, उसका भी आपने ऑर्डर मेंटेन करना है। काम करते टाइम भी जिसका जो काम है वो उसी ऑर्डर में करे, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑर्डर। पहला क्या था, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, फिर एवरीथिंग शुड बी ऑन दैट प्लेस, राइट, एंड देयर शुड बी अ वर्क फॉर अ पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन। क्लियर बेटा, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी बहुत कॉमन वर्ड है आज की डेट में। क्या होता है इक्विटी? आपको किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। अगर दो मैनेजर हैं, एक प्लानिंग मैनेजर है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो दोनों की अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो दोनों की तारीफ करनी है। भेदभाव नहीं करना कि प्लानिंग मैनेजर मेरे चाचा का लड़का है तो उसकी मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, वो मेरे मामा का लड़का है मैं उसकी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, ये नहीं चलना। किसी भी तरह का, किसी भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा अगर क्लर्क वाला काम कर रहा है और एक मैनेजर काम कर रहा है, वो भेदभाव वहां पे रहेगा, वो तो उनकी क्वालिफिकेशन बेस्ड भेदभाव है, दैट इज नॉट कॉल्ड भेदभाव। भेदभाव तब होगा जब दो क्लर्क काम कर रहे हैं एक ही साथ में, उनमें आप चेंज ला रहे हो। हाँ, अगर मैनेजर काम कर रहा है और क्लर्क काम कर रहा है, डेफिनेटली मैनेजर की सैलरी ज्यादा दोगे आप, क्लर्क की सैलरी कम दोगे, लेकिन जब दो एक ही लेवल पे हैं तो उनमें आपने भेदभाव नहीं करना। ठीक है जी, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अगला बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या स्टेबिलिटी टू टेन्योर भी बोलते हैं कई बंदे, यहाँ पे पर्सनल बोलते हैं। पर्सनल क्या मतलब? कर्मचारी। इसका मतलब है पक्की नौकरी। क्या मतलब है? आपको एक बंदे को काम जब दोगे तो उसको थोड़ा टाइम भी दोगे कि वो नए काम में अपने आप को ढाल सके। क्या मतलब है? मतलब ये है, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं, अपने कोचिंग का एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने एक ट्रायल क्लास रखी, ठीक है जी। अब बच्चे ट्रायल क्लास में आया, बच्चे ने मुझसे आधा पौने घंटे का लेक्चर लिया और बच्चा छोड़ के चला गया, बच्चा छोड़ के चला गया। ठीक है, तो अभी हम पॉज करते हैं एक स्क्रीन के लिए।